तो हमने वंशानुक्रम के बारे में बता दिया था और ये आपका दूसरा प्रभावित करने का वाला कारक है। पहला था वंशानुक्रम था और दूसरा है हमारा वातावरण। तो आज हम जो है वातावरण के बारे में बात करेंगे कि वातावरण बच्चों को कैसे प्रभावित करता है और उस वातावरण के अंदर उसके परिवेश में रहने वाले बच्चे कैसे उससे प्रभावित होते हैं, क्या क्या सीखते हैं, उनकी भाषा, उनका विकास, ये सब वातावरण के माध्यम से जो है आज हम अध्ययन करेंगे कि वातावरण के माध्यम से क्या क्या बच्चों को प्रभावित करता है, क्या क्या विकास उनमें होता है। ये सारी चीज़ें हम वातावरण के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वातावरण का अर्थ, सबसे पहले हम जानेंगे वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, environment, meaning of environment, एनवायरनमेंट का अर्थ समझेंगे कि एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है या पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो वातावरण के स्थान पर या वातावरण शब्द के स्थान पर आज लोग जो है पर्यावरण का प्रयोग करते हैं। पहले लोग क्या करते थे कि प्राचीन काल में लोग पर्यावरण के वातावरण के स्थान पर जो है पहले वातावरण का प्रयोग किया करते थे, लेकिन आज वातावरण के स्थान पर लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रयोग कर रहे हैं या पर्यावरण के शब्दों का जो है प्रयोग किया जा रहा है। लोग वातावरण न कह के जो है पर्यावरण इसी शब्द को कह रहे हैं। अपने मतलब जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता गया वैसे वैसे शब्दों का भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो उसी तरह जो है वातावरण के स्थान पे अब क्या है, लोग जो है पर्यावरण का पर्यावरण शब्द का प्रयोग अपने जीवन में करने लगे हैं। तो इस प्रकार जो है पर्यावरण शब्द की संधि के आधार पर अगर देखा जाए, व्याख्यान किया जाए, तो वो चीज़ें क्या है कि हम देखेंगे कि पर्यावरण का व्याख्या करें तो पर्यावरण, तो परि का मतलब क्या होता है, परि धन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण। हम इसी पर देखेंगे, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो परिधन आवरण होगा बराबर पर्यावरण, परिधन आवरण बराबर अगर करें तो पर्यावरण। तो आज जो है आज वर्तमान समय में लोग पर्यावरण शब्द का जो है प्रयोग कर रहे हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह कह सकते हैं कि आवरण मतलब अतः हम यह कह सकते हैं इसके बारे में कि यह चारों ओर से वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढककर आकर्षण उत्पन्न करती है। वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढककर आकर्षण उत्पन्न करती है। या कह सकते हैं कि साफ शब्दों में
कि जो चारों ओर तरफ से ढका हुआ है उसी को हम जो है पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, हमें लगता है ना कि आसमान जो है ये चारों तरफ से ढका हुआ है, उसी के बीच में जो है हम लोग हैं। तो उसके बीच में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, भौतिक अभौतिक प्राकृतिक, ये सारी चीज़ों का जो है हम जो है अवलोकन करते हैं, देखते हैं। तो उसी प्रकार जो है पर्यावरण के माध्यम से कहा गया है कि परिधन आवरण चारों ओर से ढका हुआ रहता है, चारों ओर से ढका हुआ है, उसी को हम जो है पर्यावरण कहते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण नहीं कह सकते। जैसे कभी कभी क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होने के बाद कभी कभी व्यक्तित्व में किसी प्रकार के वातावरण उत्पन्न हो जाता है, तो वो चीज़ें हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का जो है आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ये इसलिए कि बालक के विकास के लिए वातावरण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि जो एक बालक होगा हम उसके आकर्षण को नहीं बल्कि उसके विकास के लिए उस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। कोई एक बालक, आप बालक को ले लीजिए, उसके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसके विकास के प्रति लोग कितना जागरूक हैं, उसका विकास, उसका डेवलप कैसे होगा, ये हम पर्यावरण के माध्यम से जो है, या पर्यावरण ये चीज़ें जो है उसके संदिग्ध में उसके आसपास रहकर बच्चे का जो है भविष्य पर्यावरण के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम जो है पर्यावरण में बालकों के विकास के बारे में बात करेंगे कि उस पर्यावरण में या वातावरण के अध्ययन के द्वारा कैसे हम बालकों में विकास कर सकते हैं। जैसे एक एना स्टाइसी है, एना स्टाइसी का कहना क्या है कि वातावरण के संबंध में वो अपने शब्दों में कहते हैं कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। मतलब कहने का मतलब कि वातावरण एक ऐसी वस्तु है जो वंशानुक्रम को, जो व्यक्ति को उसके जीन्स के अतिरिक्त मतलब वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण को भी वो क्या करता है, प्रत्येक वस्तु से उसे प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जो बच्चे के डेवलप में या बालक के विकास में अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो आगे हम देखेंगे मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव, ये तो अर्थ था। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव, वर्तमान मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जैसे उसके मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदी, मतलब मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का कहना यह है कि वंशानुक्रम के साथ साथ जो है बालक के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी योगदान होता है। उसके विकास में वातावरण भी अपना योगदान बच्चों पर
या बच्चों पर प्रभावित करता है, उसका विकास वातावरण के भी माध्यम से होता है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले देखेंगे कि वातावरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जो है पक्ष हैं, निम्नलिखित पक्षों पर आधारित है। कौन कौन से वो पक्ष हैं जिस पर जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है और उसमें बालक का विकास होता है। तो सबसे पहला पक्ष हम देखेंगे इसमें, सबसे पहला पक्ष है मानसिक विकास पर प्रभाव। पहला क्या है? मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव, वातावरण के माध्यम से मानसिक विकास पर प्रभाव। हम ये देखेंगे कि कैसे मानसिक विकास पर प्रभाव होता है। बालक का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता है। कहा जाता है कि बालक का जो विकास होता है, एक छोटे से बालक, आप शिशु को ले लीजिए तो बुद्धि तो जन्मजात होती है, लेकिन उसका विकास जो है यह आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से होता है। इसका विकास जो है बुद्धि पर ही निश्चित नहीं होती है, उसमें बालकों की ज्ञान इंद्रियां और मानसिक के सभी भाग एवं मानसिक प्रक्रियाएं आदि इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे मानसिक के कई भाग पक्ष होते हैं जो वातावरण पर निर्भर करते हैं, वो वातावरण के माध्यम से उनके मानसिक विकास को वह प्रभावित करता है। तो वो सारी चीज़ें कौन कौन से हैं? जैसे क्या हो गया, वंश के कुछ होता है कि अतः बालक वंश के कुछ चीज़ें लेकर उत्पन्न होता है। जैसे जब किसी बालक या किसी शिशु का जन्म होता है, वह कुछ न कुछ वंश से लेकर उत्पन्न होता है। फिर वह क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसका विकास उचित वातावरण में ही हो सकता है। जब हमारे कुछ न कुछ वह वंश से लेकर जब उत्पन्न होता है तो उसका जो उचित विकास है वो क्या होता है कि वातावरण के जो है संरक्षण में उसका उचित विकास होता है। जब हमारा वातावरण उचित ढंग से या हमारे आसपास के घर परिवार के वातावरण अच्छे होंगे तो उसमें बालक का विकास उचित ढंग से हो पाएगा। अगर वही वातावरण नकारात्मक होगा तो उसमें बालक के मानसिक विकास का जो प्रभाव होगा उस पर वह नकारात्मक ढंग से होगा। अगर वही चीज़ें सकारात्मक ढंग से होता है, पॉजिटिव ढंग से होता है, वातावरण का माहौल जो परिवार का, समाज का, आसपास पड़ोस का होता है, वो चीज़ें अगर पॉजिटिव होता है तो उसमें बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वह उचित ढंग से हो पाता है। अगर ऐसा नहीं होता तब बालक का वहाँ नकारात्मक ढंग से विकास प्रारंभ होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने आप जो भी बोलिए सही बोलिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि बच्चा उससे अनुकरण करेगा। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि घर परिवार में सुनकर उस चीज़ का अनुकरण करता है, उसी को बोलता है, उसी को सीखता है। इसलिए बच्चे के सामने कोई भी चीज़ आप बोलिए करिए तो वो चीज़ें अच्छा करिए, नहीं तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर, उसके मानसिक विकास के ऊपर जरूर पड़ेगा और वह जरूर अनुकरण करेगा, वही चीज़ सीखेगा। इसलिए अच्छा करना चाहिए। दूसरा हमारा है व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव व्यक्तित्व विकास
ये दूसरा है, ये वातावरण के माध्यम से या वातावरण के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास पर भी वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्ति का गठन या विकास, आंतरिक क्षमताओं का विकास करके नवीनताओं को उपयोगी माना गया है। जैसे कि नवीनताओं को ग्रहण कर व्यक्ति गठन करके उसका विकास करके, जैसे होता है कि जिस परिवेश में बालक का जन्म हुआ है तो उस परिवेश में क्या होता है कि उस पर थोड़ा सा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे वहाँ का माहौल जैसा होगा वैसे उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव बालक के ऊपर पड़ेगा। तो उस ढंग से बालक उस परिवेश में उसके शारीरिक गठन, नवीन क्षमताएं और नवीन योग्यताओं का और परिस्थितियों के साथ साथ वातावरण को उपयोगी माना जाता है, क्योंकि उस वातावरण में व्यक्ति ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है अपने अनुसार करना और सीखना, वो जो है ये व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालता है। क्योंकि एक वातावरण के माध्यम से अगर देखा जाए, जैसे कि कुल, एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे कुल ने कहा कि 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया और पाया कि उनके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा हुआ था। जो मतलब कहा जाता है कि उनके जो व्यक्तित्व थे, उनके जो व्यक्तित्व का परिचय था 71 साहित्यकारों का, उन्होंने जब उन पर जो है परीक्षण किया कुल ने, तो कुल का कहना यह था कि जब हमने परीक्षण किया तो यह पाया कि उनका जो पालन पोषण किया गया था वह उचित वातावरण में किया गया था, इसलिए उन लोगों के व्यक्तित्व पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ा। तो उनके कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति को हम उचित वातावरण में रखते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वह बच्चों को बिल्कुल प्रभावित करेगा, और जिससे कि बालक का एक उचित ढंग से उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। तो इसलिए वातावरण को विशेष उन्होंने योगदान माना जीवन में। तीसरा आता है शिक्षा पर प्रभाव। तीसरा हमारा क्या है? शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा पर प्रभाव, वातावरण के माध्यम से हम देखेंगे कि शिक्षा पर क्या प्रभाव बालकों में होता है। तो बालक की शिक्षा जो होता है, बालक की अगर हम देखें तो शिक्षा उसके बुद्धि, मानसिक प्रभाव पर जो है उसे प्रभावित करता है। अगर किसी बच्चे का शिक्षा दीक्षा उसके घर परिवार या वातावरण में उचित ढंग से व्यवस्था है, और तो वहाँ बच्चों का जो शिक्षा होगा वो भी बहुत उचित ढंग से हो पाएगा। अगर उस परिवेश में नहीं है, वहाँ का शिक्षा दीक्षा अच्छा नहीं है या शिक्षा उचित ढंग से लोग नहीं ग्रहण किए हैं, तो बच्चे का भी जो बुद्धि होता है या मानसिक विकास होता है वो भी उसी तरह ढलना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है वातावरण के माध्यम से। जैसे कहा जाता है कि बालक की बुद्धि, बालक की शिक्षा बुद्धि मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। अगर बालक की जो शिक्षा बुद्धि मानसिक प्रक्रिया पर अगर वह उस परिवेश में, उस वातावरण में, अगर वहाँ का सुंदर वातावरण है और परिवेश अच्छा है, वहाँ का बोलचाल अच्छा है, तो वहाँ क्या होगा कि उस पर बच्चे का विशेष प्रभाव पड़ेगा और वह निर्भर भी करता है, वह शिक्षा पर भी निर्भर करता है कि अगर आप अपने बालक को उचित ढंग से शिक्षा देना चाहते हैं तो वहाँ का सबसे पहले परिवेश, वातावरण अच्छा होगा। अगर सुंदर है तो बच्चे का शिक्षा भी अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों का सही विकास हो सके, यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे सामान्यतः यह देखिए उच्च बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं
उनका प्रभाव क्या होता है कि बच्चों पर उनके साथ अगर रख दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे का भी जो बुद्धि लब्धि होती है, बच्चों की मानसिक जो विकास होता है उनकी तरह धीरे धीरे डेवलप विकास करने लगता है। तो इस प्रकार जो होता है कि शिक्षा भी हमारे वातावरण के माध्यम से हमें बिल्कुल उचित ढंग से बनाना चाहिए और वैसे परिवेश में बच्चों को रखना चाहिए जहां उनका विकास सही ढंग से हो सके। फिर आता है सामाजिक गुणों का प्रभाव बच्चों पर। ये सब वातावरण के माध्यम से होता है। चौथा है हमारा सामाजिक गुणों का प्रभाव। सामाजिक गुणों का प्रभाव। हम देखेंगे कि सामाजिक गुणों का क्या प्रभाव होता है। तो बालक का सामाजिकीकरण उसके सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। जैसे कहा जाता है कि जिस समाज में रहने वाले व्यक्ति की अगर सामाजिक व्यवस्था उचित ढंग से है तो उसमें बालक का जो विकास होगा वो भी उचित ढंग से होगा। जैसे वहाँ के सामाजिक गुणों का बात हो रहा है, तो सामाजिक गुण अगर अच्छा होगा तो उसमें बालक के भी सामाजिक गुणों का विकास अच्छा ही होगा। उस पर निर्भर करेगा कि सामाजिक विकास पर यह निर्भर करेगा कि अगर समाज का वातावरण उसी सामाजिक गुणों एवं विशेषताओं को धारण करने के लिए जो है बच्चा बिल्कुल जो है तत्पर रहता है, निर्भर रहता है। अगर हमारे जो है समाज में हमारे सामाजिक गुणों का जो प्रभाव है वह बालक के लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर हमारे सामाजिक गुण अच्छे हैं, सामाजिक प्राणी में वो चीज़ें पाई जा रही हैं तो बच्चे भी वो चीज़ें क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए समाज में जो है हर प्राणियों को अपने समाज को उचित ढंग से विकास करने के लिए सामाजिक गुणों का बिल्कुल पालन करना चाहिए, जिससे कि यह सारी चीज़ें बच्चे भी सीख सकेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज में रहने वाले तो अनेक प्राणी होते हैं। ऐसा है कि नहीं कि सभी एक जात के होते हैं या सभी का विचार एक जैसा होता है, सब अलग अलग ढंग के होते हैं। लेकिन फिर आज वहाँ पर जो हमें वातावरण माहौल बनाना है, अपने समाज का विकास करना है, तो उसमें हमें कहीं न कहीं हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। वहाँ का उचित ढंग से सामाजिक गुणों का विकास करना ही पड़ेगा, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो भी अच्छे चीज़ों को सीख सकें। यह विशेष महत्व रखता है जीवन में। फिर आता है हमारा बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव। बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव। पांचवा है हमारा बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव। यहाँ बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव देखा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षा का परम उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक शिक्षा एक ऐसी जो है वस्तु है बालक के लिए कि वह उसके जीवन के हर पहलुओं में जो है अपना योगदान प्रदान करता है। और यह शिक्षा का परम उद्देश्य होता है कि बालक का वह सर्वांगीण विकास कर सके।
क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो है, जब हम उसे अच्छा वातावरण में रखा जाएगा, बालक को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो कहीं न कहीं बालक उस परिवेश में रहकर वो सारी चीज़ों को अनुकरण करेगा और सीखेगा। अगर मैं उसे अच्छे वातावरण में रखता हूँ या अच्छे वातावरण में रखते हैं या उसको अच्छी शिक्षा देते हैं और यह वातावरण ऐसा हो कि जिसमें बालक की वंशानुक्रमी विशेषताओं का सही ढंग से उपयोग हो सके। दूसरी चीज़, इसमें विशेषताओं का सही प्रकाशन हो सके। जैसे भारत एवं विदेशों में देखा जाए, बच्चों की जो अलग अलग देशों से अगर हम देख लिया जाए, बच्चों का कंपटीशन मतलब कंपैरिजन किया जाए बच्चों में कि जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से ले लेते हैं, हम विदेश छोड़िए और देश की बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से हम बच्चों को लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक करते हैं इन दोनों में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इनके बीच में जो है अंतर पाया जाता है। क्योंकि वहाँ के वातावरण में और ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण में बच्चों में बोली भाषा, शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अंतर हमें दिखाई या बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, बच्चों को जंगली जानवर से जैसे हम ले लेते हैं, कोई किसी बच्चे को आप अगर हम उसे जो है वो देना चाहते हैं, एक प्रकार से उदाहरण देना चाहते हैं, किसी एक बच्चे को आप बचपन से शिशु हो, 2-3 महीने 4 महीने का शिशु हो, उसे उठा ले जाइए, उसे जंगल में रख दीजिए, किसी जानवर के पास रख दीजिए। अगर जानवर उसके साथ रहने लगता है तो वह धीरे धीरे जानवरों के वातावरण में रहकर उनके हर चीज़ों को वह सीखना शुरू कर देता है। उनकी तरह बोलना, रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें वह करना शुरू कर देता है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण भी किया है, बच्चों को जानवरों के साथ रखकर उनका जो है इस चीज़ का परीक्षण किया कि बच्चा अगर मैं एक शिशु को छोटे से ही उनको जानवरों के साथ रख देते हैं तब उनका क्या विकास होता है और एक मनुष्य के साथ रखते हैं तो क्या उनका विकास होता है। बिल्कुल अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा बचपन से जिसके साथ रहता है उसी की आदतों को और उसी परिवेश में रहकर वो सारी चीज़ों को सीखता है और उस पर विशेष प्रभाव उसका जो है पड़ता है। इसलिए बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें उचित शिक्षा और दीक्षा देनी चाहिए बच्चों को और उन्हें उचित वातावरण में रखकर उनका विकास करना चाहिए। अब हम वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व पढ़ेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व। तो अब हम वंशानुक्रम और एवं वातावरण का महत्व पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या होता है जीवन में। वातावरण और वंशानुक्रम का महत्व क्या होता है बालक में।
देखिए, बालक का विकास एवं वृद्धि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरणीय स्थिति पर निर्भर करती है। ये किसी बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रमी एवं वातावरणीय पर स्थिति पर निर्भर करता है कि एक बालक का विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के स्थिति का योगदान होता है कि वो बालक जिस वातावरण और जिस वंशानुक्रम से प्रभावित होकर अपने विकास को वह प्रभावित करता है, उस ढंग से उसका विकास होगा, जैसी स्थिति होगी। प्रश्न उठता है कि क्या वंशानुक्रमी विशेषताएं ही बालक को, जैसे एक प्रश्न उठ जाए, क्या वंशानुक्रम ही एक ऐसा होता है जो बालक की विशेषताएं जो है विशेषताएं ही बालक के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे एक प्रश्न उठ जाए कि सिर्फ क्या वंशानुक्रम ही है एक उत्तरदायी होता है जो बालक के विकास में अपना योगदान प्रदान करता है, या इसके साथ साथ वातावरण भी है, ये भी प्रश्न उठता है। तो अकेला सिर्फ वंशानुक्रम ही नहीं है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है, ये दोनों का योगदान होता है। वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों का जो है योगदान होता है बालक के विकास के लिए, क्योंकि कहा गया कि एक विशेष नहीं हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एक ही विशेष नहीं हो सकता है, दोनों विशेष हो सकते हैं। वातावरण भी और वंशानुक्रम भी, ये दोनों एक साथ विशेष हो सकते हैं। बच्चे के विकास को या बच्चे के भविष्य के लिए ये दोनों ही एक अपना योगदान देते हैं। आगे हम देखेंगे, निष्कर्षों के आधार पर बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के परस्पर सहयोग से होता है। जब मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद कई ऐसे परीक्षण किए, तो परीक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, तो वह निष्कर्ष निकल कर क्या आया कि वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इसी सहयोग से जो है बालक का विकास में अपना योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है अपृथक, जो जैसे कि हम कोई चीज़ एक अलग ढंग से ले लेते हैं। अपृथकता क्या है? अपृथकता क्या है इसके बारे में पहला क्या है उन्होंने दिया, अपृथकता। अपृथकता के बारे में पढ़ेंगे। अपृथकता क्या है? बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों का योगदान रहता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों का योगदान रहता है। हम दोनों को प्रभावों को अलग अलग मापना चाहें तो संभव न हो सकेगा। जैसे कि अगर हम इसको अलग अलग ढंग से मापना चाहें कि कितना वातावरण का योगदान है और कितना वंशानुक्रम का योगदान है, अगर इनको अलग अलग हम मापना चाहते हैं तो हम इसको नहीं माप सकते। यह संभव नहीं हो सकता कि हम इनको अलग अलग माप सकते हैं। वंशानुक्रमणी या वंशानुक्रमी विशेषताएं 8 पीढ़ियों से संबंध रखती है। वंशानुक्रम क्या करती है कि वह 8 पीढ़ियों से संबंध रखती है। और वातावरण बहुत ही जो है विस्तृत होता है। ये 8 पीढ़ियों से संबंध रखती है वंशानुक्रम, लेकिन वातावरण का जो क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा होता है, वह छोटा नहीं होता। अतः दोनों के प्रभावों को प्रदान नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमारे मैकइवर एंड पेज ने कहा था। मैकइवर एंड पेज ने कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों को प्रमाणित या दोनों को परिणाम प्रदान करती है। दोनों को प्रत्येक घटना, जैसे जीवन की प्रत्येक घटना दोनों को परिणाम होती है कि दोनों का परिणाम उसमें होता है। अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना होता है तो उसमें सिर्फ एक वंशानुक्रम ही नहीं होता है,
तो जो उसको मतलब उसका उत्तरदायी होता है। दोनों उत्तरदायी होते हैं, वातावरण भी और वंशानुक्रम दोनों उसके साथ साथ उत्तरदायी होते हैं। इसमें से एक के परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरा। जैसे कि एक परिणाम जो हम प्राप्त करेंगे तो इतना जितना आवश्यक हमें वंशानुक्रम के बारे में या उसके परिणाम के बारे में है, उतना ही हमें दूसरा भी उतना ही परिणाम हमें जो है प्रदान करता है। तो इन दोनों का जो है महत्व होता है। कोई न तो कभी हटाया, न तो इसको कभी हटाया जा सकता है, न तो इसे अलग किया जा सकता है, और न कभी यह जो है शैक्षिक जो है इसमें एक अलग प्रकार से जो है अपना योगदान देते हैं। जैसे कि कहा जा सकता है कि हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। जैसे वातावरण वंशानुक्रम को अलग अलग करके देखा जाए तो इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, मैकइवर एंड पेज ने कहा है। दूसरा है पूरकता। जैसे अपृथकता का मतलब इन दोनों को अलग करने की बात कही गई कि अलग करके हम इसका परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार पूरकता की बात हो रही है। अपृथकता की बात हुई और दूसरा हमारा क्या है, पूरकता है। दूसरा हमारा क्या है, पूरकता है। पूरकता, इसमें एक दूसरे के पूरक की बात कही गई, वातावरण और वंशानुक्रम। देखो वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध पर यदि गहन दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि वह दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हैं। मतलब एक दूसरे की पूरक की बात की जाए, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना ये अकेले हैं। अगर वंशानुक्रम है तो वातावरण है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के क्या हैं, सहयोगी हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। बालक जन्म से ही जिन विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होता है उसका विकास वातावरण के द्वारा ही होता है। जैसे जो चीज़ें विशेष चीज़ों को लेकर उत्पन्न होता है, लेकिन उसका जो विकास होगा किसमें होगा, वो वातावरण में होगा। कुछ चीज़ें तो विशेष लेकर सभी उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्तियों में कुछ न कुछ विशेषता जरूर पाई जाती है, तो वो चीज़ें विशेषता को लेकर उत्पन्न तो होता है, लेकिन जो उसका विकास होता है वो किसमें होता है, वातावरण में होता है। तो एक दूसरे के क्या हुए, ये पूरक हुए, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। फिर बालक अगर सामान्यतः देखा जाए तो बालक का विकास जो है सामान्य हो सके, इसलिए आज उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रत्येक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसे बच्चों को उपलब्ध भी कराना चाहिए। अब हमारा तीसरा क्या है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। स्वतंत्र इच्छा शक्ति तीसरा है, स्वतंत्र स्वतंत्र इच्छा शक्ति। इसमें क्या है कि बालक के विकास पर व्यक्तिवादी और समाजवादी आदि दृष्टिकोणों का प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्तिवादी और समाजवादी आदि दृष्टिकोणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। उसके बाद व्यक्तिवादियों का मत है कि बालक का विकास स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर अधिक निर्भर करती है। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे की जो हमारे व्यक्तिवादी लोग थे, जो व्यक्तिवादी मानसिक विचारधारा के थे, तो उनका कहना था कि बच्चों का जो विकास है वह उसके स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। अगर वह स्वतंत्र उसे रखा जाए तो वह उसका विकास बहुत उचित ढंग से हो जाएगा। अगर हम किसी बच्चे को बांध कर रखते हैं, उसे शासन में रखते हैं, तो उसमें उससे बच्चे का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चे को हमें उसे स्वतंत्र इच्छा पर
छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर छोड़ देना चाहिए, तो उसका विकास बहुत उचित ढंग से हो पाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, ये तो हमारे व्यक्तिवादी जो है विचारधारा है। दूसरा क्या कहते हैं कि और यह शक्ति वंशानुक्रम पर्यावरण पर निर्भर रहती है, अतः बच्चों में शिक्षा द्वारा इच्छा शक्ति का विकास करना चाहिए। प्रसिद्ध शिक्षावादी जैसे हमारे टीपी नन हैं, टीपी नन ने कहा है कि मौलिक सत्य तो यह है कि बालक ही उस रचना शक्ति का केंद्र है जो वंशानुक्रम में वातावरण को आत्म प्रकाशन का एक माध्यम जो है निर्मित या एक माध्यम बनाता है। प्रकृति एवं शिक्षा से जो कुछ भी बालक सीख पाता है या सीख लेता है, कुछ भी प्राप्त कर लेता है, उसका व्यक्तित्व इन्हीं पर निर्मित हो जाती है। जैसे जब हो जाता है, इन दोनों के ऊपर अगर हम छोड़ दिया जाए वातावरण और वंशानुक्रम पर, तो उनकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है इन दोनों के माध्यम से, जैसे वंशानुक्रम है उसका अलग उस पर प्रभाव पड़ेगा, वातावरण है तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तो उसकी जो इच्छा शक्ति होगी वह वंशानुक्रम वातावरण दोनों उससे प्रभावित करता है और उसमें बच्चे का उचित विकास होगा। यह शिक्षा या व्यक्तिवादी लोगों का विचारधारा है। अब है हमारा, जैसे ले लिया जाए कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वंशानुक्रम का प्रभाव से परिचित हो और स्वस्थ एवं अच्छे बच्चे को जन्म दें। जैसे माता पिता हूँ तो अपने वंशानुक्रम से वह परिचित हो और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। वह अपने पिछले वाली पीढ़ी, कहा जा रहा है कि जो पिछली वाली पीढ़ी हो उससे वह परिचित हो, उनके व्यवहार से, उनके परिवेश से, उनके वातावरण से उन्हें परिचित होना चाहिए और फिर उन्हें स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहिए। मानव समाज संपन्न वातावरण को तैयार करके ताकि सभी बच्चों की क्षमताओं का उत्तम विकास हो सके, यह स्वतंत्र इच्छा शक्ति का है। दूसरी चीज, शिक्षक को वंश से प्राप्त शक्तियों का सामाजिक मापदंडों के अनुसार विकास करने के लिए रचनात्मक कार्यों को कराने चाहिए। ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अलावा जो है, जो भी चीज़ें इनके संदर्भ में या स्वतंत्र इच्छा की शक्ति पर निर्भर करती है, उस माध्यम से ये चीज़ें जो है रचनात्मक ढंग से उन्हें बच्चों को कराना चाहिए। इस प्रकार वातावरण का महत्व जीवन में, हर बालक के जीवन में बहुत महत्व और बहुत योगदान प्रदान करता है। ये तीनों चीज़ें जो है विशेष रूप से बच्चों के जीवन में अपना विशेष महत्व प्रदान करती हैं। अपृथकता कहने का मतलब इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, पूरकता, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। स्वतंत्र इच्छा, इसमें बालक की इच्छाओं के अनुसार उन्हें स्वतंत्र करके, और ये वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों के माध्यम से बालक का विकास होता है। अब मैं अगले वीडियो में भी आगे समझाऊंगी ये वातावरण से संबंधित जो भी चीज़ें थी। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में समझाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।